संसार का दो ही महान सत्य है, जन्म और मृत्यु। आज हम बात करने वाले हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस मृत्यु के दिवस के दिन। आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर को ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन का अंतिम सांस लिया था। उनकी मृत्यु मधुमेह यानी डायबिटीज और खराब स्वास्थ्य होने के कारण दिल्ली में 6 दिसंबर 1956 को हो गई थी, जिसके बाद बाबा साहेब और उनके अनुयायी काफी दुखी और हताश भी हुए थे। नमस्कार, इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आज के इस दिन 6 दिसंबर के बारे में। इस दिन आखिरी सांस लिए थे बाबा भीमराव अंबेडकर ने और उनको आज के दिन श्रद्धांजलि दिया जाता है, चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण से हो या फिर छात्रों को हो या फिर अलग अलग क्षेत्रों में जो भी उनको मानने वाले हैं, चाहे वो आज के आधुनिक बौद्धिस्ट हों, वे सभी लोग बाबा साहब को जो बहुत मानते हैं उनको श्रद्धांजलि देते हैं। आज के दिन ही यानी 6 दिसंबर के दिन ही उनका मृत्यु हुआ था, तो आज उनको श्रद्धांजलि या फिर उनका निधन दिवस के रूप में भी जानते हैं। और आज के दिन हम करंट अफेयर्स को लेकर आए आप लोगों के लिए। आज देश में कौन किस किस मुख्य पदों पे विराजमान है अभी के वर्तमान समय में, उनके बारे में 20 एमसीक्यूज को लेकर आए हैं और उसके बारे में देखेंगे। लेकिन इससे पहले जानते हैं थोड़ी सी परिचय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को महू मध्य प्रदेश का जो महू गांव है वहां पे हुआ था और उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में खराब स्वास्थ्य के कारण हो जाता है। उनको अगर बात करें अलग अलग उपाधियों फिर अलग अलग सम्मान, क्या क्या सम्मान या क्या क्या उपाधि उनको प्राप्त है, उन्हें क्या क्या सम्मान दिया गया है, तो उनको संविधान निर्माता कहा गया, क्योंकि भारत का जो वर्तमान संविधान है उसके निर्माण में अंबेडकर साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत शिक्षित और बहुत ही अच्छे विचार या फिर अच्छे दिशा निर्देश का है या फिर अच्छी सोच, अच्छी परिकल्पना के व्यक्ति थे, इसीलिए उनको भारत के निर्माण का मसौदा तैयार करने का जिम्मेदारी मिला था, तो उनको भारत का निर्माता भी बोला जाता है। वे एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री भी थे, क्योंकि वो अर्थशास्त्र का यानी इकोनॉमिक्स का पढ़ाई लंदन से करके आए थे और उनके किताबों के माध्यम से या फिर उनके किताब लिखे गए किताब और विचारों पे आरबीआई जैसे बड़े बड़े संगठनों का भी गठन हुआ है। तो बहुत अच्छे अर्थशास्त्री भी थे, जो भी भाखड़ा नांगल बांध या फिर बहुत बड़े बड़े जो परियोजनाएं हैं इकोनॉमिक्स के फील्ड में उस समय इनके विचारों या फिर इनके सोच के आधार पर चला था। फिर समाज सुधारक थे, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में समानता को लाने के लिए ये बहुत प्रयास किए, इसलिए बाबा साहेब को समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। ये विधि विशेषज्ञ थे, कानून की पढ़ाई इनसे बेहतर उस समय कोई नहीं जानता था, कोई नहीं किया हुआ था, इसीलिए इनको विधि मंत्री यानी देश के पहले कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही अपॉइंट या फिर बनाया गया था। तो ये विधि विशेषज्ञ भी थे, बैरिस्टर तो थे ही, क्योंकि वो लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए थे, बहुत अच्छे वकील भी थे। उसके साथ साथ इनको सिंबल ऑफ नॉलेज का भी सम्मान दिया गया है, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे और वो सम्मान उन्होंने अपनी जानकारी, अपने नॉलेज, अपनी खूबियों से प्राप्त किया था, तो इनको सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। उसके बाद 1990 में इन्हें भारत रत्न के सम्मान से भी नवाजा गया। इनको 1990 में इनके मरने के बाद, उनके मरने के बहुत साल बाद 1990 में इनको भारत रत्न, जो कि भारत देश का सबसे बड़ा सम्मान होता है, वो भी इन्हें प्रदान किया गया। अब हम आगे बात करते हैं। आज जो एमसीक्यू लेकर आए हैं 20 क्वेश्चंस का, वो फास्ट एमसीक्यू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जो 2024 में माननीय प्रधानमंत्री के पद को ग्रहण किए, वो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए, वो कौन से स्थान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए? ऑप्शन है 13वीं स्थान थे या फिर 14वीं या फिर 15वीं या फिर 16वीं, यानी कौन से प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया। यहाँ पे दो डिबेट हो जाता है। अगर इसका सही जवाब हम देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14वीं प्रधानमंत्री की, जब वे 2014 में ही जो शपथ ग्रहण लिए थे उसी समय 14वीं प्रधानमंत्री के रूप में हो गए थे और वो वही स्थान उनका रहा। कुछ लोग इनको 15वीं बोलते हैं। एक थोड़ा सा डिबेट हो जाता है गुलजारी लाल नंदा के बारे में। 2 बार ऐसा हुआ जब गुलजारी लाल नंदा भी प्रधानमंत्री के पद पे आए, लेकिन बहुत ही कम समय के आए और दोनों आकस्मिक घटनाओं के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री का अचानक निधन हुआ था तब गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में। और पहली बार उनको बनाया गया था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का आकस्मिक मृत्यु हुआ था, तो उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पे रखा गया था। इसलिए कहीं कहीं गुलजारी लाल नंदा, चूंकि वो शपथ एक चुनी हुई सरकार या फिर समर्थन से नहीं लिए थे, उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अपने रोल को अदा किया था,
इसीलिए उनका भी नाम को अगर जोड़ दिया जाए तो भी ये 15वीं हो जाएगा। हालांकि वैसे अगर संख्या की बात के रूप में देखें तो नरेंद्र मोदी जी 14वें प्रधानमंत्री के रूप में अभी कार्यरत हैं वर्तमान में भी। 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने लिया? तो 2025 का जो उपराष्ट्रपति का जो था उसमें शपथ किसने लिया, फिर कौन से उपराष्ट्रपति के पद पर सम्मानित हुए? तो वे हैं सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन को बनाया गया है उपराष्ट्रपति, सदस्यों ने मिलकर चुना है। और ये सीपी राधाकृष्णन वर्तमान जो हमारा भी झारखंड है यहां से राज्यपाल भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति कौन है? तो जो राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति होते हैं वो हरिवंश नारायण जी हैं। यही राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति हैं। प्रमोद चंद्र मोदी नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं है, और ज्ञानेश कुमार भी नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा हरिवंश नारायण। वर्तमान में राज्यसभा के जो उपसभापति होंगे, वाइस चेयरमैन होंगे, वो हो जाएंगे हरिवंश नारायण। चौथा क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? तो राज्यसभा के सभापति का अलग से कोई इलेक्शन नहीं होता है, उन्हें नियुक्ति जो मिलती है, राज्यसभा का जो संचालन करता है, हम लोग उसको राज्यसभा के करंट चेयरमैन भी कह सकते हैं, चेयरपर्सन भी कह सकते हैं। जो सभापति होते हैं राज्यसभा के वो होते हैं वर्तमान उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति के पद पे होंगे वही राज्यसभा के कार्यभार को भी संभालते हैं, उसकी अध्यक्षता भी करते हैं। तो राज्यसभा का अध्यक्ष वर्तमान उपराष्ट्रपति ही होते हैं, जो अभी वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन जी हैं। इसके बाद हम देखते हैं तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, थल सेनाध्यक्ष। तो तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर का पद दिया गया है वो भारत में यहाँ के राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर का पद दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, वर्तमान सेनाध्यक्ष कौन है? तो जो वर्तमान में सेनाध्यक्ष यानी थल सेना का जो अध्यक्ष होंगे वो है हमारे उपेंद्र द्विवेदी जी। अनिल चौहान, दिनेश कुमार त्रिपाठी, अमरप्रीत सिंह का भी ऑप्शन है, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी, जो वर्तमान में सेना के अध्यक्ष के पद पर बैठे हुए हैं। फिर ज्ञानेश कुमार वर्तमान में क्या है? हम इनका नाम वैसे भी सुनते आए हैं, आजकल न्यूज में भी इनका नाम आया होता है। तो ज्ञानेश कुमार का पद क्या है? ज्ञानेश कुमार वर्तमान में क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त है, रिजर्व बैंक के गवर्नर है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, या राज्यसभा के उपाध्यक्ष है। तो हम लोग राज्यसभा के उपाध्यक्ष के बारे में देख चुके थे जो कि थे हरिवंश नारायण। तो ये आंसर गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त। जो ज्ञानेश कुमार है वो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है। इनमें बहुत सारी डिबेट भी चली थी जब विपक्ष ने वो सीसीटीवी फुटेज मांगे थे इलेक्शन हॉल का जहां पे वोटिंग डाला जाता है। तो वहां से ये कहना था ज्ञानेश कुमार का कि हम अपनी लड़कियों का वीडियोज वैसे नहीं दे सकते। बहुत सारा डिबेट भी रहा, तो यही से ज्ञानेश कुमार भी थोड़े से चर्चा में आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात की जाए तो वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख कौन है, यानी एयरफोर्स चीफ कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अमरप्रीत सिंह। दिनेश कुमार त्रिपाठी है ऑप्शन में, अनिल चौधरी भी है, जगत प्रकाश नड्डा भी है, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा अमरप्रीत सिंह। और अमरप्रीत सिंह वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख हैं। 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं, वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? यानी जो कैबिनेट है हमारे देश का, जो मंत्रालय है प्रधानमंत्री का, उसमें वर्तमान शिक्षा मंत्री के पद पे कौन है? शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण है, धर्मेंद्र प्रधान है, या फिर अमरप्रीत सिंह है? तो राइट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान, जो है अभी वो वर्तमान शिक्षा मंत्री के पद पर विराजमान है और भारत के यानी इस देश के शिक्षा के कार्यभार को देख रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? जो केंद्रीय मंत्री जनजातीय मामलों के हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? अर्जुन मुंडा, जुएल उरांव, बाबूलाल मरांडी या महुआ मांझी? तो अर्जुन मुंडा पहले से जनजातीय मामलों के मंत्री, वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में जुएल उरांव को जनजातीय मामलों का मंत्री बनाया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत के नौसेना प्रमुख कौन है? तो भारत के जो नौसेना प्रमुख हो जाएंगे वो हो जाएंगे दिनेश कुमार त्रिपाठी। उपेंद्र द्विवेदी जो है वो थल सेना के प्रमुख हैं और नौसेना के प्रमुख हमारे हो जाएंगे राइट आंसर दिनेश कुमार त्रिपाठी। इसके बाद परमाणु अंतरिक्ष और पेंशन विभाग का मंत्रालय किसके पास होता है? ये जो मंत्रालय है जिसमें परमाणु संबंधी विषय होती हैं, अंतरिक्ष और पेंशन संबंधी विषय होते हैं, ये सभी मंत्रालय किसके अंतर्गत वर्तमान में है? इसके बारे में देखें तो अमित शाह है ऑप्शन में, राजनाथ सिंह है, निर्मला सीतारमण है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो लगभग हमेशा से यही होता है कि अंतरिक्ष और परमाणु का जो मंत्रालय होता है वो प्रधानमंत्री अपने पास ही रखते हैं, चाहे वो पेंशन का मंत्रालय हो जाए तो ये सब मंत्रालय प्रधानमंत्री अक्सर अपने पास रखते हैं। वर्तमान में भी यही हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्हीं के पास
परमाणु, अंतरिक्ष और पेंशन विभाग का मंत्रालय भी रखा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय किसके पास है? तो स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय जो है वो वर्तमान में जगत प्रकाश नड्डा जी के पास है। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और पीयूष गोयल इनके पास नहीं है, जबकि कल्याण स्वास्थ्य कल्याण या फिर परिवार कल्याण का जो मंत्रालय होता है वो जगत प्रकाश नड्डा के पास है। और जगत प्रकाश नड्डा वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ जेपी नड्डा जो है वो स्वास्थ्य कल्याण या परिवार कल्याण मंत्रालय भी है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, जीतन राम मांझी को कौन सा मंत्रालय का पद प्राप्त है? तो इसके बारे में देखते हैं। ऑप्शन है जनजातीय मंत्रालय, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय, अनुसूचित जाति मंत्रालय या फिर कृषि एवं किसान उत्थान मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय। जो जीतन राम मांझी को आवंटित पद है वो है मंत्रालय है, वह है लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय। यह जीतन राम मांझी को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के पद पर कौन बैठे हैं वर्तमान में? तो इसके जो पद पे है उस पे पीयूष गोयल जी सुशोभित हैं और यही वर्तमान में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्रियल यानी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के पद पर बैठे हुए हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, तो शिवराज सिंह चौहान को कौन सा मंत्रालय प्राप्त है? तो शिवराज सिंह चौहान को कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय का पद दिया गया है। और अभी शिवराज सिंह चौहान जो पहले मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे उनको कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय का पद दिया गया। भारतीय संचार मंत्री कौन है? तो भारतीय संचार मंत्री के पद पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को रखा गया है, जो कि पिछले कैबिनेट में उड्डयन मंत्रालय भारतीय उड्डयन मंत्रालय को संभाले थे। वो इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय संचार मंत्री के पद पर बैठे हुए हैं। 18वां क्वेश्चन, भारतीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? तो भारतीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री जो है वो हो जाएंगे किरण रिजिजू जी। अश्विनी वैष्णव, जुएल उरांव, राजीव रंजन सिंह नहीं, बल्कि राइट आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू जी, जो भारतीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के रूप में अभी कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है, मनसुख एल मंडाविया को कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्राप्त है? तो मनसुख एल मंडाविया को उपरोक्त दोनों यानी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ साथ युवा मामले एवं खेल मंत्रालय का पद भी प्राप्त है। इसमें युवा लिखा हुआ है, माफ कीजिएगा, इसको युवा कर लीजिएगा। तो मनसुख एल मंडाविया को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ साथ युवा मामले एवं खेल मंत्रालय का भी पद दिया गया है और वो इन दोनों पद को संभाल रहे हैं वर्तमान में। आज का आखिरी क्वेश्चन जो कि 20वां क्वेश्चन होगा, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के पद पर कौन बैठे हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा चिराग पासवान जी। और ये चिराग पासवान जो एनडीए से जुड़े हुए हैं, हालांकि बीजेपी के नेता नहीं है, ये एनडीए से जुड़े हुए हैं, ये लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े हुए हैं जो कि रामविलास पासवान की पार्टी है। तो चिराग पासवान एनडीए से जुड़कर और वर्तमान में वो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के पद को संभाले हुए हैं और उसी पे कार्यरत है। तो आज का ये 20 क्वेश्चंस का सेशन हम लेकर आए थे और इसके साथ इसके सही सही आंसर को भी देख लिए। अब आगे आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आगे हम किस विषय में अपने एमसीक्यूज को लेकर आए या फिर किस विषय में अगले वीडियो को हम बनाएं। आज के हमारे इस सेशन में इतना ही। हम जल्दी कुछ नए वीडियोज या फिर कुछ नए विषयों के एमसीक्यूज को आपके बीच में लेकर आएंगे। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल एसबी ट्यूटोरियल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको अगली वीडियो की जानकारी मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें कि अगले सेशन में हम किस विषय पे एमसीक्यूज को लेकर आए या फिर उसके एमसीक्यू को पूरा करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।